Assalamu alaikum friends. How are you? Hope so all of you are fine and doing great job at your home. So, students, today we are going to study the topic that is mononuclear transition metal carbonyls. Before discussing our topic, please like, share and subscribe my channel UO Chemistry. तो अपना टॉपिक स्टार्ट करने से पहले हम ज़रा डेफिनेशन की तरफ देखते हैं. Organometallic compounds having only one central metal atom is called mononuclear transition metal carbonyls. बेसिकली मोनोन्यूक्लियर ट्रांजिशन मेटल कार्बोनाइल्स ये मेटल कार्बोनाइल्स की ही एक टाइप है. मेटल कार्बोनाइल्स क्या होते हैं? मेटल और कार्बोनाइल ग्रुप के दरमियान जो बॉन्ड क्रिएट होता है उसे हम बोलते हैं मेटल कार्बोनाइल. कार्बोनाइल्स के पास कुछ लोन पेयर्स प्रेजेंट होते हैं और वो अपने लोन पेयर मेटल एटम को जो है डोनेट करते हैं, जिसकी वजह से इनके दरमियान एक बॉन्ड क्रिएट होता है. तो इसे हम बोलते हैं मेटल कार्बोनाइल्स. अब कार्बोनाइल एज अ लिगेंड एक्ट कर रहा होता है, जबकि मेटल एज अ सेंट्रल मेटल एटम एक्ट कर रही होती है. हमारे पास चाहे लिगेंड 5 हो, 4 हो, 6 हो, लेकिन अगर उन लिगेंड्स ने सिर्फ एक सेंट्रल मेटल एटम को सराउंड किया हुआ है तो उसे हम बोलते हैं मोनोन्यूक्लियर ट्रांजिशन मेटल कार्बोनाइल्स. फॉर एग्जांपल हमारे पास यहाँ है निकल टेट्रा कार्बोनाइल, आयरन पेंटा कार्बोनाइल एंड क्रोमियम हेक्सा कार्बोनाइल. तो ज़रा निकल टेट्रा कार्बोनाइल की तरफ देखें. निकल ने टोटल 4 कार्बोनाइल ग्रुप को सराउंड किया हुआ है. हमारे पास टोटल 4 कार्बोनाइल ग्रुप हैं और उन्होंने सिर्फ एक सेंट्रल मेटल एटम यानी कि निकल को ही सराउंड किया है. तो ज़रा अब हम नेक्स्ट बढ़ते हैं इनकी प्रॉपर्टीज़ की तरफ. तो सबसे पहले इसकी प्रॉपर्टी में आता है कि CO एक्ट एज अ टर्मिनल नो ब्रिजिंग. अगर हम CO का स्ट्रक्चर देखें तो ज़रा आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है C डबल बॉन्ड O, जिसमें O के ऊपर कुछ लोन पेयर प्रेजेंट होते हैं. अब इस C की कोई भी ब्रांचिंग नहीं होती, कुछ इस तरह की ब्रांचिंग नहीं होती, यानी कि ब्रिजिंग नहीं होती और ये टर्मिनल के तौर पर एक्ट करेगा. नेक्स्ट अगर हम देखें तो स्टेबिलिटी जो है वो डिपेंड करती है 18 इलेक्ट्रॉन रूल के ऊपर, यानी कि 18 इलेक्ट्रॉन रूल डिसाइड करेगा कि हमारा मोनोन्यूक्लियर ट्रांजिशन मेटल कार्बोनाइल स्टेबल है या फिर नहीं. अब 18 इलेक्ट्रॉन रूल मींस 18 इलेक्ट्रॉन्स, तो इसका मतलब है कि इसके अंदर इवन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे. तो अगर हम इसको थोरली स्टडी करें दोबारा से तो CO एक्ट एज अ टर्मिनल नो ब्रिजिंग, stability depends upon 18 electron rules, even number of electrons. तो ज़रा अब हम देख लेते हैं कि 18 इलेक्ट्रॉन रूल क्या है. We'll discuss stability of mononuclear transition metal carbonyls that depends upon 18 electron rule. यानी कि 18 इलेक्ट्रॉन रूल का स्टेबिलिटी के साथ कोई ना कोई रिलेशन है. तो पहले हमें पता होना चाहिए कि 18 इलेक्ट्रॉन रूल क्या है. So this rule is basically used to predict and rationalize formulas for stable metal complexes, especially organometallic compounds. यानी कि स्टेबल कम्प्लेक्सेस के फॉर्मूलाज प्रिडिक्ट करने के लिए, उनको रैशनलाइज करने के लिए हम 18 इलेक्ट्रॉन रूल यूज़ करते हैं. इसको कैलकुलेट करने का भी एक फॉर्मूला है. हाउ इट इज़ कैलकुलेटेड बाय सम ऑफ द नंबर ऑफ आउटर शेल इलेक्ट्रॉन्स ऑन सेंट्रल एटम and number of electrons that are being donated by ligands. हमने पढ़ा था कि मेटल कार्बोनाइल में मेटल सेंट्रल मेटल एटम के तौर पर एक्ट करती, जबकि कार्बोनाइल एक लिगेंड के तौर पर एक्ट करता है. अब सेंट्रल मेटल एटम के वैलेंस शेल में जितने इलेक्ट्रॉन हैं प्लस लिगेंड जितने इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, ये क्या कहलाएगा? 18 इलेक्ट्रॉन रूल. तो ज़रा हम इसको एग्जाम्पल लेके स्टडी करते हैं. For example, FeCO5 आयरन पेंटा कार्बोनाइल. तो ज़रा आप देखें आयरन के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? टोटल 8, जो आपको यहाँ दिखाई दे रहे हैं. ठीक है, 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और हमें ये भी पता है कि एक कार्बोनाइल 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है. यहाँ पर हमारे पास टोटल 5 कार्बोनाइल हैं, तो 2 × 5 करेंगे तो वो क्या हो जाएगा? 10.
और अगर हम इन दोनों को प्लस कर देते हैं 10 + 8 तो ये क्या हो जाएगा 18। इसका मतलब है कि आयरन पेंटाकार्बोनाइल 18 इलेक्ट्रॉन रूल को फॉलो करता है और एक स्टेबल मोनोन्यूक्लियर ट्रांजिशन मेटल कार्बोनाइल है। यहाँ पर एक टेबल दिखाई दे रहा है जहाँ पर आपको ट्रांजिशन मेटल्स नज़र आ रही हैं और उनके वैलेंस शेल में जितने इलेक्ट्रॉन्स हैं वो भी ज़रा देखें। स्कैडमियम में 3, टाइटेनियम में 4, वेनेडियम में 5, क्रोमियम में 6, मैंगनीज में 7, आयरन में 8, कोबाल्ट में 9, निकल में 10, कॉपर में 11 और जिंक में 12। अब हम ज़रा देखते हैं कि कौन से मोनोन्यूक्लियर ट्रांजिशन मेटल कार्बोनिल स्टेबल हैं और 18 इलेक्ट्रॉन रूल कैसे इसकी स्टेबिलिटी को इफेक्ट करता है। तो ज़रा हम एग्जांपल्स के थ्रू इसको स्टडी करेंगे। हमें पता है कि जो 18 इलेक्ट्रॉन रूल को फॉलो करेंगे वो स्टेबल होंगे और जो नहीं करेंगे वो लेस स्टेबल होंगे। कैसे? फर्स्टली हम लोग ले लेते हैं स्कैडमियम को। हम जानते हैं कि इसके वैलेंस शेल में टोटल 3 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ज़रा लिख के करते हैं हम, 3 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। इसको 18 करने के लिए टोटल हमें चाहिए अभी 15, फिर ही हम 18 कर सकेंगे। ऐसे ही है, लेकिन इसमें हमारे पास एक एक्सेप्शनल केस क्या आता है कि हमें अगर इसको 15 करना है तो हमें मोर देन 7 लेना पड़ेगा, क्योंकि 2 7 = 14 होगा। ऐसे ही है, तो हमें मोर देन 7 कार्बोनाइल लेने पड़ेंगे, जो कि पॉसिबल नहीं है, जिस वजह से ये लेस स्टेबल होंगे। नेक्स्ट अगर हम लोग जाते हैं टाइटेनियम, सेम उसी वे में टाइटेनियम में 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। इसको मज़ीद 18 करने के लिए 14 कार्बोनाइल इलेक्ट्रॉन्स की ज़रूरत है, यानी कि मोर देन 7 ही आ गया। वही केस सेम इसी तरीके से वैनेडियम ले लें। इसके वैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और इसको 18 करने के लिए अभी भी 13 इलेक्ट्रॉन्स की ज़रूरत है। यानी कि अगर हम लोग देखें तो 2 × 6 = 12 एंड देन +5 = 17। तो अभी भी ये स्टेबल नहीं है, क्योंकि इसके अंदर अभी भी 1 इलेक्ट्रॉन कम है, तो इसीलिए इसको 6 से ज़्यादा कार्बोनाइल चाहिए, जो कि स्टेबल केस नहीं होता। नेक्स्ट अगर हम लोग जाते हैं क्रोमियम की तरफ, तो क्रोमियम के अंदर जो हमारे पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो है 6। कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं? 6। और इसको 18 करने के लिए मज़ीद 12 चाहिए, तो एक कार्बोनाइल 2 देगा। इसके पास अगर हम 6 कार्बोनाइल कर दें तो ये 6 + 12 हो जाएगा और 12 + 6 क्या हो जाएगा 18। ज़रा नीचे पढ़ते जाएं नोट की तरफ, तो ट्रांजिशन मेटल्स हैविंग ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स will be less stable and will not make mononuclear transition metal carbonyls, जैसे कि वेनेडियम ले लें, मैंगनीज ले लें, कोबाल्ट ले लें और कॉपर। ऐसे ट्रांजिशन मेटल्स बच्चों जिनका वैलेंस शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन्स ऑड नंबर में हो, 3 हो, 5 हो, 7 हो, जैसे वेनेडियम का ले लें 5, तो वो क्या होंगे? लेस स्टेबल होंगे और उनके मोनोन्यूक्लियर ट्रांजिशन मेटल कार्बोनाइल्स भी नहीं बनेंगे, क्योंकि वो स्टेबल ही नहीं होंगे। फॉर एग्जाम्पल हम लोग ले लेते हैं कोबाल्ट का, तो कोबाल्ट के अंदर टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं 9, तो इसको 18 कंप्लीट करने के लिए मज़ीद 9 इलेक्ट्रॉन्स की ज़रूरत है। तो ये तो फिर पॉसिबल ही नहीं हुआ, फिर से वही बात हो गई, ठीक है, और लेस स्टेबल हो गया। अब हमने पढ़ लिया कि 18 इलेक्ट्रॉन रूल स्टेबिलिटी को डिसाइड करता है, तो जो नॉन स्टेबल होंगे आखिर उनको हम स्टेबल कैसे कर सकते हैं? How we can make odd number of metals stable when they are neutral? तो इसको करने के लिए हमारे पास 3 तरीके हैं। It can done by 3 methods. The first one is formation of carbolides. The second one is reaction with single electronic species. And the last is formation of dimer. ये ऐसे 3 मेथड हैं जिसके थ्रू हम इन्हें स्टेबल कर सकते हैं। तो ज़रा चलते हैं पहले की तरफ, दैट इज़ फॉर्मेशन ऑफ कार्बोलाइड्स। ज़रा हम देखें कि कार्बोलाइड्स और कार्बोनाइल में फ़र्क क्या है।
कार्बोनाइल जो होता है बच्चे वो न्यूट्रल होता है, उसके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता। लेकिन कार्बोनेट्स देखें तो कार्बोनेट्स ऐसे कार्बोनाइल होते हैं जिनके ऊपर नेगेटिव चार्ज हो। जरा हम एग्जांपल या रिएक्शन के थ्रू डिस्कस करते हैं कि कार्बोनेट्स कैसे बनते हैं। तो रिएक्शन ऑफ मोनोन्यूक्लियर मेटल कार्बोनाइल इन द प्रेजेंस ऑफ सोडियम अमलगम गिव्स कार्बोनाइल्स दैट मेक देम मोर स्टेबल। फॉर एग्जांपल हम लोग ले लेते हैं यहाँ पर वेनेडियम हेक्सा कार्बोनाइल फॉर एग्जांपल, ठीक है। हमने ये ले लिया, ये एक मोनोन्यूक्लियर मेटल कार्बोनाइल जो कि अनस्टेबल है, इसका हमने रिएक्शन करवाना है सोडियम अमलगम की प्रेजेंस में। सोडियम अमलगम की प्रेजेंस में हमने इसका रिएक्शन करवाया। तो जब इसका रिएक्शन करवाया, इसके ऊपर क्या आ गया, एक नेगेटिव चार्ज आ गया, तो इसने इसको स्टेबल कर दिया। अब स्टेबल कैसे किया, जरा हम वो भी देख लेते हैं कि वेनेडियम के पास थे 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। हमने देखा कि 2 × 6 करें तो 12 होगा, और 12 को 5 में करें तो 17, यानी कि इसको 18 कंप्लीट करने के लिए अभी एक इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत थी। लेकिन जैसा ही उसने जिंक अमलगम की प्रेजेंस में रिएक्शन शो किया तो इसके इलेक्ट्रॉन्स हो गए 18। 17 + 1 = 18, तो वो स्टेबल हो गया। अब इन दोनों कार्बोनाइल या कार्बोलाइट्स में क्या फ़र्क है, एक है हमारे पास न्यूट्रल, जबकि एक के ऊपर हमारे पास क्या है, चार्ज, ठीक है। तो जो हमारे पास न्यूट्रल है ये क्या है, लेस स्टेबल, जबकि ये क्या है, मोस्ट स्टेबल, ठीक है। अगर हम लोग न्यूट्रल की ले लेते हैं तो ये भी ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री शो करेगा, ये भी ऑक्टाहेड्रल, इसकी भी हाइब्रिडाइजेशन D2sp3 है, उसकी भी D2sp3 है। लेकिन जो न्यूट्रल है ये क्या करेगा, ये पैरामैग्नेटिक बिहेवियर शो करेगा। कौन सा बिहेवियर शो करेगा, पैरामैग्नेटिक। जबकि जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज था वो क्या शो करेगा, डायामैग्नेटिक। तो जरा हम दोबारा देख लेते हैं कि हमने क्या किया, वेनेडियम हेक्सा कार्बोनाइल लिया, उसका जिंक अमलगम की प्रेजेंस में रिएक्शन करवाया तो उसके ऊपर एक नेगेटिव चार्ज आ गया, जिसकी वजह से उसका 18 इलेक्ट्रॉन रूल जो है वो सेटिस्फाइड हो गया और वो स्टेबल बन गया। तो ज़रा सेकंड की तरफ चलते हैं, दैट इज फॉर्मेशन ऑफ डायमर। डायमर क्या है, डायमर बनते कैसे हैं, बेसिकली एक प्रोसेस होता है जिसे हम बोलते हैं डायमराइजेशन। डायमराइजेशन एक टाइप का एडिशन रिएक्शन होता है जिसके अंदर एक ही कंपाउंड के 2 मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के साथ रिएक्ट करके एक अडक्ट बनाते हैं। वो कैसे, जरा वो भी देख लेते हैं। वही एग्जांपल ले लेते हैं हम, वेनेडियम हेक्सा कार्बोनाइल, इसने डायमराइजेशन की। जब इसने डायमराइजेशन की तो इसने एक अडक्ट बना दिया। क्या बना दिया, अडक्ट बना दिया, V2CO12, ठीक है। तो ये क्या बन गया, स्टेबल। अब ये स्टेबल कैसे हुआ, यहाँ पर अगर हम देखें तो हमारे पास टोटल 2 मेटल्स हैं। कितनी मेटल्स हैं, 2 मेटल्स हैं, V दिस, ठीक है। ये हमारे पास टोटल 2 मेटल्स हो गई। वेनेडियम एक इधर है और एक वेनेडियम इधर, इन दोनों के दरमियान एक बॉन्ड बन गया और यहाँ पर अराउंड इनके क्या है, कार्बोनाइल ग्रुप अटैच्ड हुए हैं, ठीक है। तो इसकी वजह से इसकी स्टेबिलिटी क्या हो गई, इंक्रीज हो गई। अब जरा लास्ट वन की तरफ चलते हैं, रिएक्शन विद सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीशीज। अब जो अनस्टेबल मोनोन्यूक्लियर ट्रांजिशन मेटल कार्बोनाइल थे, अगर हम उनको रिएक्ट करवा दें किसी भी सिंगल इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज, जैसे कि हाइड्रोजन ले लें, मीथेन ले लें, ठीक है, तो उसको क्या करेंगे, स्टेबल। जैसे हमने पढ़ा था कि वेनेडियम हेक्सा कार्बोनाइल को जब हमने जिंक अमलगम की प्रेजेंस में रिएक्ट करवाया था तो उसको 1 इलेक्ट्रॉन अजाफी दे दिया गया था, जिसकी वजह से उसके अंदर 18 इलेक्ट्रॉन फुलफिल हो गए थे। सेम मैनर में ये होगा, कैसे, जरा वो भी देख लेते हैं। हमारे पास है मैंगनीज कार्बोनाइल, ठीक है। इसने क्या किया, हाइड्रोजन के साथ, सॉरी दोबारा करते हैं, मैंगनीज कार्बोनाइल, इसने हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन किया तो हाइड्रोजन ने अपना 1 इलेक्ट्रॉन इसको दे दिया, ठीक है। जब इसने अपना 1 इलेक्ट्रॉन इसको दिया तो फिर
ये कुछ इस तरह का बन गया, हाइड्रोजन, मैंगनीज, कार्बोनाइल। ठीक है, ये कम्प्लेक्स बन गया। इसके पास तो पहले से ही 17 थे, अब एक की कमी थी, वो इसने अपना दे के कंप्लीट कर दी। 17 + 1 = 18। तो इस तरीके के ज़रिए से हम क्या कर सकते हैं, अनस्टेबल को भी स्टेबल बना सकते हैं। ज़रा थोरोली अगर हम अपना सारा रिवाइज करें तो हमने पढ़ा कि मोनोन्यूक्लियर ट्रांजिशन मेटल कार्बोनाइल्स क्या होते हैं, इनकी एग्जांपल्स, 18 इलेक्ट्रॉन रूल क्या होता है, स्टेबिलिटी का इस पे क्या इफेक्ट है, और अनस्टेबल को हम स्टेबल कैसे बना सकते हैं। ओके, अब हम बात करेंगे मोनोन्यूक्लियर ट्रांजिशन मेटल कार्बोनाइल्स की, कुछ एग्जांपल्स की, इनकी कुछ टाइप्स की, कुछ क्लासिफिकेशन की। जो मोनोन्यूक्लियर ट्रांजिशन मेटल कार्बोनाइल है ना, इनको बेसिकली हम 3 टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं इस बेस पे कि कितने लिगेंड्स सेंट्रल मेटल एटम के साथ अटैच हैं। यानी कि हम इनको नंबर ऑफ लिगेंड्स की बेस पे हम इसको क्लासीफाई करते हैं। तो बेसिकली हम इनको 3 क्लासेस में डिवाइड करते हैं नंबर ऑफ़ लिगेंड्स की बेस पे। तो पहली इसकी जो क्लास है वो है टेट्रा कार्बोनाइल की, कि सेंट्रल मेटल एटम के साथ जब 4 कार्बोनाइल लिगेंड्स अटैच हों तो वो टेट्रा कार्बोनाइल। और इसके एग्जांपल में सिंपली हम लेते हैं निकल कार्बोनाइल को। निकल जो है वो सेंट्रल मेटल एटम है और जिसके साथ 4 कार्बोनाइल जो हैं वो अटैच होते हैं, तो ये बनता है निकल टेट्रा कार्बोनाइल। और इसकी इन सिंपल ज्योमेट्री होती है, टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री होती है और sp3 हाइब्रिडाइजेशन होती है। इसके बाद आगे हम चलते हैं, आगे हम बात करते हैं आयरन पेंटाकार्बोनाइल की, जो कि इसकी सेकंड टाइप है इसकी मोनोन्यूक्लियर ट्रांजिशन कार्बोनाइल की, जो कि पेंटाकार्बोनाइल है। कि मतलब सेंट्रल मेटल एटम के साथ 5 कार्बोनाइल ग्रुप्स, जो 5 कार्बोनाइल लिगेंड्स अटैच होते हैं। और आयरन पेंटाकार्बोनाइल है, इसका फॉर्मूला हमारे सामने है, आयरन के साथ 5 कार्बोनाइल लिगेंड्स हैं। अब हम इसकी बात करते हैं अगर इसके आयुपिक नेम की, तो आयरन पेंटाकार्बोनाइल जो है इसका आयुपिक नेम है पेंटाकार्बोनाइल 0, यानी कि इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो 0 है। नेक्स्ट इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ हमें डिस्कस की गई हैं कि पेंटाकार्बोनाइल, आयरन पेंटाकार्बोनाइल है, ये किस टाइप का कॉम्प्लेक्स है, किस टाइप का ट्रांजिशन कॉम्प्लेक्स है। तो सिंपली अगर हम इसको स्टैंडर्ड कंडीशन पे देखें तो इसकी अपीयरेंस कैसी होती है, तो ये एक फ्रीली फ्लोइंग लिक्विड है और इसका स्ट्रॉ कलर टाइप का लिक्विड होता है और इसकी पंजेंट स्मेल होती है। इसकी ये थी इसकी अपीयरेंस आयरन पेंटाकार्बोनाइल की। आगे इसके स्ट्रक्चर की बात करें, इसकी ज्योमेट्री किस टाइप की होती है, तो 5 लिगेंड्स जब आयरन के साथ अटैच होंगे तो इसकी ट्राइगोनल बाईपैरामिडल ज्योमेट्री होगी, यानी कि इसके 2 पैरामिड्स बनेंगे और इसकी हाइब्रिडाइजेशन जो होती है वो DsP3 हाइब्रिडाइजेशन होती है। और जो ये सेंट्रल मेटल एटम है ये 5 कार्बोनाइल लिगेंड से सराउंड होता है। जो कार्बोनाइल लिगेंड है वो स्ट्रॉन्ग लिगेंड होते हैं या फिर न्यूट्रल भी हो सकते हैं, कि कार्बोनाइल में ऑक्सीजन और कार्बन का डबल बॉन्ड होता है। जब ये आयरन के साथ आके अटैच हो जाते हैं तो फिर कार्बन और ऑक्सीजन में ट्रिपल बॉन्ड आ जाता है कार्बन की वैलेंसी को सेटिस्फाई करने के लिए, और इनके पास एबिलिटी होती है कि ये इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर सके सेंट्रल मेटल एटम को। और जनरली जो आयरन पेंटाकार्बोनाइल है ये वॉलेटाइल लिक्विड होता है और मोस्ट फ्रिक्वेंटली इनकाउंटर्ड इसको लिक्विड होता है। और इसमें जैसे कि आपको मैंने बताया कि कार्बन आयरन का नेक्स्ट कार्बन के साथ बॉन्ड होता है, कार्बन का नेक्स्ट ऑक्सीजन के साथ ट्रिपल बॉन्ड होता है। तो ये जो 3 बॉन्ड बनते हैं आयरन का कार्बन के साथ, कार्बन का नेक्स्ट ऑक्सीजन के साथ, तो ये जो इनका 3 का लिंकेज होता है ये लीनियर होता है। और इसकी ज्योमेट्री ट्राइगोनल बाईपिरामिडल होती है। ओवरऑल ज्योमेट्री इनकी आयरन के साथ 5 के 5 जब लिगेंड्स अटैच हो जाते हैं और इसकी हाइब्रिडाइजेशन जो होती है DsP3 हाइब्रिडाइजेशन हो जाती है। अब इसका स्ट्रक्चर हमें नज़र आ रहा है, आयरन के साथ 5 कार्बोनाइल लिगेंड्स अटैच हैं और आयरन का 5 के 5 कार्बन्स के साथ सिंगल बॉन्ड बनता है और नेक्स्ट उन कार्बन्स का फर्दर ऑक्सीजन के साथ ट्रिपल बॉन्ड बन रहा है। और इसके 3D स्ट्रक्चर को हम देखें तो इसके 3D स्ट्रक्चर में इसकी ज्योमेट्री क्लियरली हमें नज़र आ रही है कि ट्राइगोनल बाईपिरामिडल है, कि इसके 2 पिरामिड्स बन रहे हैं।
जो हम इसके 3D स्ट्रक्चर में इजीली देख सकते हैं। अब हम बात करते हैं इसकी सिंथेसिस की, कि हम आयरन पेंटाकार्बोनाइल को किस तरह सिंथेसाइज कर सकते हैं। तो इसके सिंथेसिस के यहाँ पे 2 सिंपल मेथड हमें बताए गए हैं। पहला तो बिल्कुल सिंपल मेथड है कि हम आयरन को डायरेक्टली कार्बोनाइल लिगेंड के साथ रिएक्ट करवाएंगे और वो हमें मिल जाएगा आयरन पेंटाकार्बोनाइल। जैसे कि यहाँ पे रिएक्शन में दिखाया गया है कि आयरन का रिएक्शन हमने करवाया है 5 कार्बोनाइल आइटम्स, 5 कार्बोनाइल लिगेंड्स के साथ या ग्रुप्स के साथ कह लें, तो हमें मिला है आगे आयरन पेंटाकार्बोनाइल। और जो सेकंड मेथड है इसकी सिंथेसिस का आयरन पेंटाकार्बोनाइल की, उसमें हम पहले लेंगे कार्बोनेलिंग आयरन आयोडाइड और उसको हम रिएक्ट करवाएंगे कार्बोनाइल के साथ, और ये पूरा रिएक्शन होगा कॉपर की प्रेजेंस में। तो इसके रिज़ल्ट में हमें मिलता है आयरन पेंटाकार्बोनाइल। आयरन पेंटाकार्बोनाइल तो हमारी डिज़ायर प्रोडक्ट है जो हमें चाहिए। इसके साथ साथ क्योंकि वहाँ पे कॉपर और आयोडाइड भी प्रेजेंट है, तो हमें एक बाय प्रोडक्ट मिलेगी और वो है कॉपर आयोडाइड, जो कि हमें एज अ बाय प्रोडक्ट इस रिएक्शन में मिलता है। अब हम बात करते हैं यूजेस की। तो जो आयरन पेंटाकार्बोनाइल का सबसे पहला यूज़ है कि हम इसको एज एन एंटी नॉकिंग एजेंट यूज़ करते हैं। हम सब जानते हैं कि हमारे इंजन्स में जनरली जो एंटी नॉकिंग एजेंट यूज़ होता है वो टेट्रा इथाइल लेड है, लेकिन इसके कुछ डिसएडवांटेजेस हैं कि टेट्रा इथाइल लेड से हमें लेड ऑक्साइड मिलता है जो कि एयर पोल्यूशन कॉज करता है, और वैसे भी उससे लेड मेटल्स जो उससे निकलती हैं वो हमारे इंजन के लिए हार्मफुल होती हैं। तो हम इसकी जगह पे, इसकी रिप्लेसमेंट पे हम आयरन पेंटाकार्बोनाइल को यूज़ कर सकते हैं एज एन एंटी नॉकिंग एजेंट। इसके बाद आयरन पेंटाकार्बोनाइल का एक और यूज़ है कि इसको हम फ्लेम इनहिबिटर के तौर पर भी यूज़ कर सकते हैं। इसको हम जनरली कहते हैं इट एक्सटिंग्विश फ्लेम, कि ये फ्लेम को भी इनहिबिट कर सकते हैं। और इसका सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि ये ऑक्सीजन बेस्ड फ्लेम को इनहिबिट कर सकते हैं, उनकी स्पीड को इनहिबिट कर सकते हैं। कि हम कहीं पे फ्लेमिंग करवाते हैं तो ऑक्सीजन बेस्ड जो फ्लेमिंग है वो ओपन एटमॉस्फेयर में भी हो सकती है, क्योंकि हमें पता है कि एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन मौजूद है। तो उसकी स्पीड को हम कंट्रोल करना चाहते हैं, अपनी डिज़ायर अमाउंट की फ्लेमिंग करवाना चाहते हैं, और उसको एक कंट्रोल्ड प्रोसेस हम आयरन पेंटाकार्बोनाइल के थ्रू कैरी आउट कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट जो है आयरन पेंटाकार्बोनाइल से हमें मिलता है कार्बोनाइल आयरन, जो कि बहुत यूज़फुल फाइनली डिवाइडेड फॉर्म में आयरन होता है, और हम इसको यूज़ करते हैं अपनी इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस में, अपनी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डिवाइसेस में हाई कॉइल फ्रीक्वेंसी बनाने के लिए। जो कॉइल्स हमें होती है, मैग्नेट की कॉइल्स होती है, हाई फ्रीक्वेंसी यूज़ होती है, हमारी रेडियो में यूज़ होती है, टेलीविज़न में यूज़ होती है, और भी बहुत सारी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में हम इनको यूज़ करते हैं। तो ये मैग्नेटिक कोर जो होती है ये इसी आयरन की बनी होती है, जो हमें कार्बोनाइल आयरन मिलता है आयरन पेंटाकार्बोनाइल से। मैग्नेटिक कोर क्या होती है? मैग्नेटिक कोर जो होती है एक ऐसा मैग्नेट का पीस होता है जो हमारी डिवाइस में मैग्नेटिक परमेबिलिटी को गेन करने के लिए यूज़ होता है। यानी कि हमारी डिवाइस में मैग्नेटिक फील्ड को जनरेट करने के लिए हम इसको यूज़ करते हैं। तो ये थे आयरन पेंटाकार्बोनाइल के कुछ यूजेस। अब हमारी थर्ड टाइप है मोनोन्यूक्लियर ट्रांजिशन कार्बोनाइल की, जिसमें जो कि हेक्सा कार्बोनाइल है, जिसमें 6 कार्बोनाइल लिगेंड्स जो हैं वो सेंट्रल मेटल एटम के साथ अटैच होते हैं। तो इसकी एग्जांपल में हमने लिया है क्रोमियम हेक्सा कार्बोनाइल, जिसमें सेंट्रल मेटल एटम क्रोमियम है और उसके साथ 6 कार्बोनाइल्स जो हैं वो अटैच हैं। और अगर इसके आयोपिक नेम की बात करें तो आयोपिक नेम है इसका हेक्सा कार्बोनाइल क्रोमियम, और इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट भी 0 होती है। फर्दर हम यहाँ पे क्रोमियम हेक्सा कार्बोनाइल की कुछ कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस करेंगे। क्रोमियम हेक्सा कार्बोनाइल जो है ये ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में इजीली सॉल्युबल हो जाता है, जबकि ये इनऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में सॉल्युबल नहीं होता। यानी कि ये ईथर, बेंजीन, क्लोरोफॉर्म, कार्बन टेट्राक्लोराइड, इस तरह के सॉल्वेंट्स जो कि ऑर्गेनिक फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं इनमें सॉल्युबल होता है। नेक्स्ट इसका यूज़ कह लें, इसकी करैक्टरिस्टिक कह लें क्रोमियम हेक्सा कार्बोनाइल की, कि ये केमिकल रेजिस्टेंट होता है। इसको हम ऐसे केमिकल रेजिस्टेंट भी यूज़ कर सकते हैं। इसको कोई भी केमिकल इजीली इफ़ेक्ट नहीं कर सकता, क्योंकि ये केमिकल अटैक से रेजिस्ट करता है। इसके बाद फर्दर ये है कि अगर हम
क्रोमियम हेक्साकार्बोनाइल की डिकम्पोजिशन करवाते हैं, और वो फ्लोरीन की मौजूदगी में हम इसकी डिकम्पोजिशन करवाएंगे तो क्रोमियम के साथ जो 6 के 6 कार्बोनाइल लिगेंड्स अटैच होते हैं वो रिप्लेस हो जाते हैं फ्लोरीन से, तो हमें मिलता है क्रोमियम हेक्साफ्लोराइड। ये इसका रिएक्शन है फ्लोरीन के साथ। और अगर इसका हम रिएक्शन करवाते हैं सोडियम मेटल के साथ क्रोमियम हेक्साकार्बोनाइल का, तो हमें मिलता है क्रोमियम बीटा कार्बोनाइल। और क्रोमियम बीटा कार्बोनाइल जो है, जो इससे हमें प्रोडक्ट मिलती है, ये एक ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड है। ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड्स वो होते हैं जिसमें जो ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है उसके कार्बन का डायरेक्ट बॉन्ड हो किसी भी मेटल के साथ। वो मेटल ट्रांजिशन मेटल भी हो सकता है, वो मेटल जो है अल्कली मेटल भी हो सकता है, अल्कलाइन अर्थ मेटल भी हो सकता है, ये डिपेंड करता है उस मेटल पे। और ये थे कुछ यूजेस, कुछ करैक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज़ क्रोमियम हेक्साकार्बोनाइल की। अब हम इस डिस्कस करेंगे इसके रिएक्शंस, इसके कुछ रिएक्शन के क्रोमियम हेक्साकार्बोनाइल किस तरह के रिएक्शन देता है। तो क्रोमियम हेक्साकार्बोनाइल को अगर हम हीट अप करवाएं या फिर इसका रिएक्शन करवाएं हम अल्ट्रावायलेट, या फिर हम इसको अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस के थ्रू इरेडिएट करवाएं और वो हो टेट्राहाइड्रोफ्यूरॉन की मौजूदगी में, तो ये क्रोमियम हेक्साकार्बोनाइल जो है ये कन्वर्ट हो जाता है और क्रोमियम पेंटाकार्बोनाइल में। और इसमें जो हम यूज़ कर रहे हैं, जो हम इसमें कंपाउंड यूज़ कर रहे हैं वो है टेट्राहाइड्रोफ्यूरॉन। टेट्राहाइड्रोफ्यूरॉन क्या होता है, ये एक 5 कॉर्नर्ड रिंग है और ये हेट्रोसाइक्लिक रिंग है जिसमें 4 कॉर्नर पे कार्बन अटैच होता है और 5th कॉर्नर पे ऑक्सीजन होता है, और इस रिंग को हम कहते हैं टेट्राहाइड्रोफ्यूरॉन। ये एक ऑर्गेनिक रिंग है और इसके रिएक्शन में हमें नेक्स्ट कार्बन मोनोऑक्साइड भी मिल रही है, और इसमें क्रोमियम हेक्साकार्बोनाइल कन्वर्ट हो जाता है क्रोमियम पेंटाकार्बोनाइल में। अब हम स्ट्रक्चर देखते हैं क्रोमियम हेक्साकार्बोनाइल के, इसकी ज्योमेट्री, इसका स्ट्रक्चर किस टाइप का होता है। हमें यहाँ पे नज़र आ रहा है कि सेंट्रल मेटल एटम क्रोमियम है, इसके साथ 6 कार्बोनाइल लिगेंड्स अटैच हैं, तो ये एक टेट्राहेड्रल टाइप, बल्कि नहीं ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री बना रहा है। इसके 3D स्ट्रक्चर में हमें इसकी ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री क्लियरली नज़र आ रही है कि, और ये 0 वैलेंट है और इसको हम होमोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स भी कहते हैं। होमोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स क्या होते हैं? होमोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स ऐसे कॉम्प्लेक्स होते हैं जिसमें सेंट्रल मेटल एटम के साथ जितने भी लिगेंड्स अटैच हैं वो सेम टाइप के लिगेंड्स हो, मतलब एक ही लिगेंड्स उसके आर पार अटैच हो। तो हम जानते हैं कि क्रोमियम के साथ 6 के 6 कार्बोनाइल लिगेंड्स अटैच है, तो हम इसको होमोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स भी कहते हैं। और इसकी हाइब्रिडाइजेशन हमें नज़र आ रही है, D2sp3 हाइब्रिडाइजेशन है। और जो कार्बोनाइल है ये स्ट्रॉन्ग लिगेंड्स है, मैंने आपको पहले भी बताया, और क्योंकि इसमें कार्बन और ऑक्सीजन का डबल बॉन्ड होता है तो इसके पास एबिलिटी होती है इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करने की। तो इसमें जो कार्बोनाइल क्रोमियम के साथ अटैच हैं ये इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करते हैं क्रोमियम को, और उसके रिज़ल्ट में ये एक कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स बनाते हैं, ये एक कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनाते हैं। तो ये थी मोनोन्यूक्लियर ट्रांजिशन कार्बोनाइल्स की कुछ एग्जांपल्स, इसकी कोई क्लासिफिकेशन के हम इसको किस टाइप में, किन किन टाइप्स में क्लासीफाई करते हैं। और इसमें आता है निकल टेट्रा कार्बोनाइल, जो टेट्रा कार्बोनाइल है जिसमें 4 कार्बोनाइल लिगेंड्स अटैच होते हैं सेंट्रल मेटल एटम के साथ। और दूसरी हमने डिस्कस की आयरन पेंटा कार्बोनाइल, जो कि पेंटा कार्बोनाइल है, आयरन के आर पार 5 लिगेंड्स अटैच होते हैं। और थर्ड हमने डिस्कस की है क्रोमियम हेक्साकार्बोनाइल जिसमें 6 लिगेंड्स अटैच होते हैं। दैट्स ऑल अबाउट माय टॉपिक। अगर आपको किसी को कोई भी क्वेश्चन पूछना हो तो आप पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर योर टाइम, थैंक्स फॉर योर अटेंशन, हैव अ गुड डे, थैंक यू।